हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल आप लोगों का रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एग्जाम था, जो पूरा 10 का 10 क्वेश्चन आया था। मेरे बताए हुए 15 क्वेश्चन में से आया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा ही गया होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। और इस वीडियो को भी ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 15 क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो यह 5 क्वेश्चन है, इसके बाद 5-5 क्वेश्चन का 2 वीडियो और आएगा, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फसल पादपों के उद्गम केंद्रों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो फसल के पादप होते हैं उनके उद्गम केंद्र से आप क्या समझते हैं। उद्गम केंद्र मतलब जहां से फसल पैदा हुआ है, जैसे फसल जहां से पहली बार पाया गया था उसको बोला जाता है उद्गम केंद्र। ठीक है, और देखिए एक बार बता दूं, मैं जो आंसर लिखता हूं मैं बहुत छोटा छोटा करके लिखता हूं, और आप लोगों को समझाने के लिए एक ही चीज को 2 बार 3 बार में समझाता हूं। तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग पूरा एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फसल पादपों के उद्गम केंद्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां से विभिन्न फसल पादपों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फसल पादपों के उद्गम केंद्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां से फसल पादपों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ से पहली बार फसल को देखा गया। जैसे मान लीजिए चावल है, यहाँ पे चावल को पहली बार देखा गया था, तो यह इसका क्या हो गया, उद्गम केंद्र बन गया। ठीक, समझ में आ रहा है। तो फसल पादपों की उद्गम केंद्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां से विभिन्न फसल पादपों की उत्पत्ति हुई थी। इन क्षेत्रों में जंगली पौधे की धीरे धीरे मानव के द्वारा फसली पौधों में विकसित किया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो जंगली पौधे हैं उसको, उन प्रजातियों को धीरे धीरे मानव के द्वारा फसली पादपों में विकसित किया गया था। वह स्थान जहां पौधों का एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ तो उसे उद्गम केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां पौधों का एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ तो उसे उद्गम केंद्र कह सकते हैं। ये जो उद्गम केंद्र अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्यों बार बार बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि उद्गम केंद्र होता क्या है। हमें क्वेश्चन पहले यह जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में बोला क्या, उद्गम केंद्र पूछा है तो उद्गम केंद्र क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो मैंने बताया कि उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहाँ से पहली बार पौधे को देखा गया था या जहाँ से पहली बार पौधा विकसित हुआ था। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ पौधे का एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ तो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र की अवधारणा पहली बार 1920 के दशक में रूसी वनस्पति शास्त्री निकोलाई वाविलाव द्वारा दी गई थी। ठीक है, उद्गम केंद्र जो है उसकी अवधारणा सबसे पहले 1920 के दशक में एक रूसी वनस्पति शास्त्री थे निकोलाई वाविलोव, इनके द्वारा दी गई थी। फसल पादपों के उद्गम केंद्रों का अध्ययन आनुवांशिक विविधता, पौधे की प्रजनन और कृषि के इतिहास को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि आप जो फसल पादप है उनके उद्गम केंद्र को क्यों जरूरी है पढ़ना, या इसका क्या महत्व पढ़ने का। तो आपको वहाँ पर लिखना है कि फसल पादपों के उद्गम केंद्रों का अध्ययन आनुवांशिक विविधता, पौधे की प्रजनन और कृषि के इतिहास को समझने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक बात थी कि आपका फसल पादप के उद्गम केंद्र क्या होते हैं। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के फसल पादपों के उद्गम केंद्र के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ से आपको पूरा लिखना जितना मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में चावल, गन्ना, केला, अदरक, हल्दी, नारियल, काली मिर्च और रबर, यह सब जो है यह सब दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार देखा गया था या वहां से विकसित हुआ है। इसलिए यह क्या है, इनका उद्गम केंद्र किसका किसका, चावल, गन्ना, केला, अदरक, हल्दी, नारियल, काली मिर्च और रबर का। और भी फसलें हैं तो मैंने अब पूरा थोड़ी नहीं लिखेंगे। दूसरा है मेक्सिको और मध्य अमेरिका, तो मेक्सिको और मध्य अमेरिका मक्का, सेम, टमाटर, मिर्च और आलू का उद्गम हुआ था। और अगला दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में आलू, टमाटर, मिर्च, मक्का। यूथोपिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, मटर, दाल और अंगूर। अच्छा देखिए, एक एक क्रॉप कहीं कहीं पर 2 बार आ जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दोनों, अरे सॉरी, इसका मतलब यह है कि वहां पर भी इसको पहली बार देखा गया था और दूसरी जगह पे भी देखा गया था। ठीक है, अगला चीन। चीन में सोयाबीन, चावल, चाय और बांस का। और भारत में कपास, गन्ना, चावल और मसाला का सबसे पहले देखा गया था और विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये थे विश्व के प्रमुख फसल पादपों के उद्गम केंद्र। क्वेश्चन में क्या बोला था, फसल पादपों के उद्गम केंद्र से आप क्या समझते हैं
किन्हीं चार के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, किन्हीं चार का वर्णन करना, तो इन्हीं में से किन्हीं चार का हम लोग वर्णन करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं उद्गम केंद्र क्या होता है, आप लोगों को जरूर समझ में आना चाहिए। उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहां से सबसे पहले पौधे को देखा गया था, जहां से पौधा विकसित हुआ है, जहां से पौधा फसल के रूप में विकसित हुआ है। चलिए देखते हैं चार के बारे में वर्णन। पहला दक्षिण पूर्व एशिया। तो यह क्षेत्र चावल, गन्ना, केला, अदरक, हल्दी, नारियल, काली मिर्च और रबर सहित कई महत्वपूर्ण फसलों का उद्गम केंद्र है। यहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु और नम मिट्टी इन फसलों के विकास के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, यहाँ की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है और नम मिट्टी है इन फसलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है मेक्सिको और मध्य अमेरिका। मेक्सिको और मध्य अमेरिका, यह क्षेत्र मक्का, सेम, टमाटर, मिर्च और आलू सहित कई महत्वपूर्ण फसलों का उद्गम केंद्र है। यहाँ की विविध जलवायु और मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों के विकास को सक्षम बनाती है। तो यह दूसरा था ऑरिजिन। अगला देखते हैं दक्षिण अमेरिका। यह क्षेत्र आलू, टमाटर, मिर्च, मक्का और क्विनोआ सहित कई महत्वपूर्ण फसलों का उद्गम केंद्र है। यहाँ की ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी जलवायु और पतली मिट्टी आलू, टमाटर और मिर्च जैसी फसलों के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की बात थी। आगे है इथियोपिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यह क्षेत्र गेहूं, जौ, मटर, दाल और अंगूर सहित कई महत्वपूर्ण फसलों का उद्गम केंद्र है। यहाँ की शुष्क जलवायु और उपजाऊ मिट्टी गेहूं, जौ और दाल जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। तो यह चार के बारे में वर्णन था जो कि मैंने आप लोग बता दिया। इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि फसल पातों के उद्गम केंद्रों का अध्ययन कृषि के इतिहास और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी में विभिन्न फसलों के विकास के बारे में जानने और भविष्य में बेहतर किस्मों को विकसित करने में मदद करता है। मतलब जो हम जानते रहेंगे कहाँ से इसका उदय हुआ है, कहाँ से आया है, उसके बारे में हम अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, अगले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का में संकर बीज उत्पादन का कोशिका द्रव्यीय नरबंधता एवं द्विसंकरणीय विधि का प्रयोग करते हुए कीजिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मिल भी नहीं रहा, गूगल पे भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो बहुत खोजने के बाद इसको लिखा गया है। तो आप लोगों से यही इसीलिए रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन था मक्का में संकर बीज उत्पादन का कोशिका द्रव्यीय नरबंधता एवं द्विसंकरणीय विधि का प्रयोग करते हुए कीजिए। चलिए देखते हैं। तो मक्के का जो संकरण होता है विभिन्न विधियों द्वारा किया था, लेकिन दो मुख्य विधियां हैं जो कि यही है। पहली विधि है कोशिका द्रव्यीय नरबंधता द्वारा, दूसरा द्विसंकरण क्रॉस द्वारा। ठीक है, तो मक्का के संकर बीज उत्पादन दो मुख्य विधियों द्वारा किया था। पहला है कोशिका द्रव्यीय नरबंधता। अब बात आती है कोशिका द्रव्यीय नरबंधता क्या होता है, एग्जाम पूछ लेता है कभी कभी। तो कोशिका द्रव्यीय नरबंधता क्या होता है, तो जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्यीय नरबंधता कहते हैं। अब नरबंधता क्या होता है यह भी जान लीजिए। ठीक है, जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं तथा उसी पौधे के मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय होते हैं तो उसे बोलते हैं नरबंधता। ठीक है, तो यह तो हो गया नरबंधता। अब कोशिका द्रव्य नरबंधता होता है जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है। ठीक है, जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य नरबंधता। जब निषेचन होता है तब नर जनक से केवल केंद्रक आता है। ठीक है, जब निषेचन होता है तो क्या होता है, नर जनक से केवल केंद्रक आता है, बल्कि मादा जनक से केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों आता है। इसलिए जब नरबंध मादा जनक का नर जनक से क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त होने वाले संकर बीजों से उत्पन्न होने वाले सभी पौधे नरबंध होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी। यहाँ से देखते हैं, इस विधि में मादा जनक पौधे में एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक है, इस विधि में जो मादा जनक होते हैं उनमें उन पौधों में एक विशेष प्रकार का जीन होता है जो परागकणों के विकास को रोक देता है। क्या करता है, परागकण जो होते हैं उनके विकास को रोक देता है, जिससे पौधे स्वयं नरबंध हो जाते हैं। नरबंध पौधे पराग का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें परागित करने के लिए नर जनक पौधे की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो नरबंध पौधे होते हैं वह पराग का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया था, उन्हें परागित करने के लिए नर जनक पौधे की आवश्यकता होती है। नर पौधे यह जीन की नर पौधे में यह जीन नहीं होता, इसलिए वे पराग का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जो नर पौधे होते हैं उनमें यह जीन नहीं होता, इसलिए वे पराग का उत्पादन कर सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है उसको देखते हैं। तो नरबंध और नरजनक पौधे की पहचान करें। सबसे पहले मैं नरबंध और नरजनक पौधे की पहचान करना है, कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में देखिएगा। नरबंध पौधे में विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि पत्तियों का पीलापन या मकई के बालों का असमान विकास। मकई मतलब मक्का। ठीक है, मक्का के बालों का जो असमान वितरण होगा,
मक्का का बाल मतलब देखेंगे, मक्का जब फल लग जाता है तो निकला होता है, व्हाइट व्हाइट होता है, बाद में जब सूखने लगता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो नरबंध और नरजनक की पहचान करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्टेप है, अगला स्टेप है बीज बोना। तो उसके बाद क्या करेंगे, बीज की बुआई करेंगे। ठीक है, नरबंध और नरजनक पौधे के बीज अलग अलग पंक्तियों में बोएंगे। जो नरबंध पौधा है उसके बीज को और जो नरजनक पौधा उसके बीज को दो अलग अलग पंक्तियों में बोएंगे। नरबंध पौधे में से नर मंजरी को निकालेंगे। ठीक है, जो नरबंध है पौधा उसमें से क्या करेंगे, नर मंजरी को निकाल देंगे। तो नर मंजरी वह भाग होता है जो परागकणों को उत्पादन करता है। ठीक है, नर मंजरी वह भाग होता है जो परागकणों का उत्पादन करता है, और नरबंध पौधे से इसी नर मंजरी को निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि यह परागकणों का उत्पादन नहीं कर पाएगा। नरबंध पौधे से नरमंजरी निकालने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि इसमें परागित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नरजनक पौधे से पराग इकट्ठा करना। अब जो नरजनक पौधा होता है वहां से पराग इकट्ठा करेंगे और इसको नरबंध पौधे के ऊपर डालेंगे। तो जब नरजनक पौधे पराग का उत्पादन करना शुरू करते हैं तो पराग को इकट्ठा कर लेना चाहिए और नरबंध पौधे को परागित कर देना चाहिए। ठीक है, नरजनक पौधे से इकट्ठा किए गए पराग को नरबंध पौधे के मकई के बालों पर लगाएं। इससे क्या होगा, इससे जो नरबंध पौधा वो परागित हो जाएगा। उसके बाद बीज की कटाई करें और भंडारण कर लें। ठीक है, उसके बाद बीज जो है पौधा जिसकी कटाई करें, कटाई करने के बाद बीज निकालने के बाद उसे भंडारित कर लें। तो इस प्रकार से आप नर कोशिका द्रव्य नरबंधता के माध्यम से संकर बीज उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने बताया, उम्मीद करते हैं जरूर समझ आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ आया दोबारा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। अगला है द्विसंकरणी विधि। ठीक है, द्विसंकरणी विधि, तो यह क्या होता है, तो इस विधि में दो अलग अलग संकर लाइनों का उपयोग करके एक नया संकर बीज उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, दो अलग अलग संकर लाइनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग संकर लाइनों का उपयोग किया जाएगा और उसमें एक नया संकर बीज बनाया जाता है। प्रत्येक संकर लाइन में वांछनीय लक्षण होते हैं। जो प्रत्येक संकर लाइन होता है, ठीक है, प्रत्येक संकर लाइन होता है उसमें क्या होता है, वांछनीय लक्षण होता है, मतलब कुछ उत्कृष्ट लक्षण होता है। जैसे किसी में उच्च उपज का लक्षण होता है, किसी में रोग प्रतिरोध होता है, किसी के अंदर कीट प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यह था द्विसंकरणी विधि। इसकी प्रक्रिया है संकर लाइनों की पहचान करें। सबसे पहले क्या करें, संकर लाइनों की पहचान करें। तो वांछनीय लक्षणों वाले दो संकर लाइनों को पहचान करें। वांछनीय लक्षण क्या था, मैंने बताया कि कोई उच्च उपज वाला होगा, कोई रोग कीट प्रतिरोधी होगा, ठीक है, कोई पानी को प्रतिरोधी होगा। तो इस प्रकार से प्रतिरोधी किस्मों को या वांछनीय लक्षण वाले दो संकर लाइनों का पहचान करें। पहचान करने के बाद उनके जो बीज हैं उनको दो संकर लाइनों के बीज जो है उसको अलग अलग बोएं। ठीक है, दो अलग अलग लाइनों में बीजों की बुआई करें। उसके बाद नरबंध से नरमंजरी निकालें। ठीक है, नरबंध पौधे से नरमंजरी नरबंध पौधे से नरमंजरी निकालने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वे स्वयं परागित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद उनका परागण करें। एक संकर लाइन से पराग इकट्ठा करें और दूसरी संकर लाइन के नरबंध पौधे को परागित करें। क्या बोल रहा है कि एक संकर लाइन जो उससे पराग को इकट्ठा करे और दूसरी संकर लाइन में पराग को नरबंध पौधे को परागित करें। ठीक है, बीज की कटाई व भंडारण, जब बीज परिपक्व हो जाए तो उनकी कटाई करके भंडारण कर लेना चाहिए। तो यह था दूसरा विधि, जो कि मैंने आप लोगों को दोनों विधियां बता दिया है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब इन दोनों से लाभ क्या है और हानि क्या हो उसको भी देख लीजिए। दोनों से लाभ यही कि उच्च उपज दोनों से प्राप्त होता है इस विधि से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने का। रोग प्रतिरोधी हो जाता है, कीट प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाला हो जाता है। तो यह था दोनों विधि से लाभ। नुकसान यह है कि महंगा होता है, ज्यादा समय लगता है और कठिन भी होता है इसको करना। ठीक है, इसको करने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो यह था आप लोगों का दो क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन है पादप प्रजनन की उपलब्धियों को समझाइए और पांचवा क्वेश्चन है फसल उन्नयन में पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है उसको बताइए। तो पहला है पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए, तो इसको देखते हैं। पादप पुनर्स्थापन को इंग्लिश में बोला था प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इसी प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये चावल का बीज है, ठीक है, कोई चावल की वैरायटी है, इसको मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में पहली बार उगाएंगे तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पूरा स्थापन। पादप का पूरा स्थापन हो जा रहा है, दोबारा से स्थापन हो जा रहा है कहीं नए स्थान पर, तो उसको बोलते हैं पादप पूरा स्थापन। ठीक है, तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है इसी प्रक्रिया को पादप पूरा स्थापन बोला जाता है। ठीक है,
या बोल सकते हैं किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या नया वातावरण में उगाने की प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो पहला होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, यही क्या होता है, जैसे आप यह वैरायटी जो चावल की है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, तो इसको लाने के बाद इसमें बिना कोई चेंज किए आप इसकी बुआई कर दे रहे हैं। मतलब कहने की यह है कि आप उत्तर प्रदेश में लाए, जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु थी वैसी ही जलवायु यहाँ उत्तर प्रदेश की है, जितना टेम्परेचर यहाँ पर था इतना टेम्परेचर यहाँ पर ही है, मतलब इस बीज के अनुकूल उत्तर प्रदेश का भी जलवायु है, तो इस बीज को डायरेक्ट बुआई कर देंगे, तो इसको बोलते हैं पादप पुनर्स्थापन, सॉरी प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, प्राथमिक पुनर्स्थापन। लेकिन यदि यही वैरायटी जो है यहाँ से लाकर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में लाएंगे, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है इसके अनुकूल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे, उसके बाद इसकी बुआई करेंगे, उसको बोलता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। अभी समझ में आएगा, देखिएगा। तो जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होती है, तो इसमें बिना परिवर्तन किए इसे किसानों में वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्राथमिक पुनर्स्थापन कहा जाता है। ठीक है, बिना कोई चेंज किए जब किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, उगाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्राथमिक पुनर्स्थापन। दूसरा है द्वितीय पुनर्स्थापन। तो जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराकर प्राप्त किस्म को किसानों को विकसित किया जाता है, तो इसे द्वितीय पुनर्स्थापन कहते हैं। मतलब कि द्वितीय पुनर्स्थापन में क्या होता है कि वैरायटी को लाया गया, लाने के बाद उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, उसके बाद इसकी बुआई की जाएगी, तो इसको बोलते हैं द्वितीय पुनर्स्थापन। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको यह टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन के पूरा उपलब्धियों को समझाइए। ठीक है, जो पादप प्रजनन है, प्लांट ब्रीडिंग है, इसके उपलब्धियों को समझाना है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो पादप प्रजनन के क्या क्या उपलब्धियाँ उसको बताना है। तो पादप प्रजनन के तौर पर निम्न उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जिसमें पहली उपलब्धि है पादप प्रजनन के द्वारा खरपतवार तथा जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया। ठीक है, पादप प्रजनन के द्वारा ही जो जंगली खरपतवार है और जंगली पौधे उनको कृषि के योग्य बनाया गया। पहले के समय में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग बताते हैं कि जो हमारी गेहूं हुआ करते थे वो 6 फीट 7 फीट लंबा हुआ करते थे, धान जो 6 फीट 7 फीट लंबे होते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे छोटा कर दिया कि यह सब किसके माध्यम से हो पाया, तो यह सब प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से ही हो पाया, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के माध्यम से ही हो पाया है। ठीक है, तो पादप प्रजनन के द्वारा खरपतवार तथा जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया। पादप प्रजनन की महान उपलब्धि भारतीय गन्ने का नोबलीकरण है। ठीक है, तो भारतीय गन्ने का नोबलीकरण जो भारत की महान उपलब्धि है, तो भारतीय गन्ना जो था इसमें बहुत ज़्यादा कठोरता थी, रस भी बहुत कम निकलता था। ठीक है, जिससे क्या किया गया, इसका क्रॉस कराया गया किससे, उष्णकटिबंधीय गन्ने से। उष्णकटिबंधीय गन्ने से इसका क्रॉस किया गया, तो यह गन्ना भी उसके अनुकूल हो गया, नरम हो गया और इसमें अधिक रस निकलने लगी, इसकी गुणवत्ता बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं गन्ने का नोबलीकरण। तो भारतीय गन्ने का नोबलीकरण जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है, अगला पॉइंट है पिछले 25 वर्षों में पादप प्रजनन द्वारा फसलों की उपज में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो आजकल देखेंगे कि आज 1 बीघे यदि आप गेहूँ बुआई किए हैं, उसमें 8 से 9 कुंटल 10 कुंटल गेहूँ का उत्पादन हो जा रहा है। पहले एक बीघे में 4 कुंटल 5 कुंटल भी उत्पादन नहीं हो पाता था। ठीक है, तो आज के समय में गेहूँ को उत्पादन, फसलों का उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ा है। किसके माध्यम से बढ़ा, तो प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। तो पिछले 25 वर्षों में पादप प्रजनन द्वारा फसलों की उपज में बहुत अधिक बढ़ोतरी भी हुई है। अगला है पादप प्रजनन के द्वारा गेहूं और चावल जैसी फसलों में उच्च उपज देने वाली अर्ध बौनी एवं बौनी जातियों को विकसित किया गया। ठीक है, पादप प्रजनन के द्वारा ही गेहूं और चावल जैसी फसलों में उच्च उपज देने वाली अर्ध बौनी एवं बौनी जातियों का विकास किया गया। अगला है पादप प्रजनन द्वारा ऐसी किस्में निकाली गई जो रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिससे फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप कम हो जाए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ऐसी वैरायटी अब आ गई है जिससे पौधों में रोगों और कीटों की जो संख्या है, जो रोग और कीट लगते हैं वह बहुत कम लगेंगे। ठीक है, अगला हेटेरोसिस का उपयोग करके हाइब्रिड कपास का उत्पादन किया गया। ठीक है, हेटेरोसिस का उपयोग करके हाइब्रिड कपास का उत्पादन किया गया, किसके माध्यम से हुआ, तो यह सब प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से हुआ। 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई पहली संकर कपास किस्म H4 या गॉसिपियम हिरसुटम थी। ठीक है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो यह भी प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित किया गया। अगला है उच्च उपज देने वाली ज्वार बाजरा मक्का संकर जाति से विकसित किया गया। ठीक है, उच्च उपज देने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों को विकसित किया गया है। सब किसके माध्यम से हुआ, तो प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से हुआ। उम्मीद करते हैं पादप प्रजनन की उपलब्धि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को
जैसे अब मान लीजिए राइस है, ठीक है, चावल का पूछेगा, चावल के प्रजनन का उद्देश्य बताइए, इसके प्रजनन की कौन कौन सी विभिन्न विधियां उसको बताइए। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग जाके पूरा लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, अभी आप लोग का कल एग्जाम है, ठीक। तो आप लोग जाके पूरा लेक्चर जो है 7 से 8 लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ समानता सभी में है जो कि मैंने बताया भी है, इसमें भी मैं कुछ बताता चलूंगा पॉइंट। तो पूछा है क्रॉप इंप्रूवमेंट में पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है, या यहीं पर पूछ देता है कि चावल के प्रजनन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना है, ठीक है। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है पौधों में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित, जिसमें पहला अधिक उपज, ठीक है, अधिक उपज। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, अधिक उपज। कोई भी यदि आपसे फसल भी पूछा है, मान लीजिए चावल का पूछा है, चावल के प्रजनन का क्या उद्देश्य है, तो वहां पर भी आप पहला पॉइंट डालेंगे हाई यील्ड, अधिक उपज। तो अनाज, फाइबर, तेल आदि की फसलों से अधिक उपज प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है। अगला इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है। तो फसलों की गुणवत्ता को उच्च बनाना, क्योंकि उत्पादन अधिक होकर भी यदि गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी तो उसका पैसा कम मिलेगा, इसलिए उपज के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूवमेंट करना होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई चावल है, ठीक है, एक मोटा वाला चावल होता है, एक पतला वाला चावल होता है, ठीक है। मोटे वाला चावल का रेट देखेंगे आप 22 रुपया ही रहेगा, ये जो पतला वाला इसका 32 रुपया 30 रुपया रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखने में अच्छा है, इसका गुणवत्ता अच्छा है, खाने में अच्छा है, मतलब कुल मिला जुला कर इसकी जो गुणवत्ता अच्छी है, इसकी गुणवत्ता थोड़ा गड़बड़ है, इसकी वजह से क्या हो गया कि इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक। तो फसलों की गुणवत्ता को उच्च बनाना क्यों होगा, क्योंकि उत्पादन भी यदि अधिक होगा तो कोई बात नहीं, गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला, रेसिस्टेंस फॉर अबायोटिक फैक्टर। तो विभिन्न प्रकार के अबायोटिक जो स्ट्रेस है उनके प्रति फसलों को अनुकूल बनाया गया। किसके माध्यम से बनाया गया, तो बनाया गया किसके माध्यम से, क्रॉप इंप्रूवमेंट के। तो ऐसी किस्में विकसित करना जो असामान्य वातावरण में भी प्रभावित हो, ठीक है। अगला, डिजीज फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंस। तो ऐसे किस्मों को विकसित करना जो रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो। अगला है जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास करना, ठीक है, जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास करना। अगला है वैरायटी फॉर ऑल सीजन, ठीक है, ऐसी वैरायटी तैयार करना जो सभी मौसमों में उगाई जा सकती हो, ठीक है। जैसे मक्का, मक्का जो है वह तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, रबी, खरीफ, जायद तीनों में, ठीक है। अगला है सिंक्रोनस ग्रोथ। तो ऐसी फसलों को विकसित करना जो एक साथ पकती हो, ऐसी फसलों को विकसित करना जो कि एक साथ पकती हो। तो यही था पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य। देखिए मैं आप लोग एक बात बता देता हूँ कि जब आप किसी क्रॉप के बारे में पूछेगा, जैसे मान लीजिए चावल का पूछेगा, ठीक है, चावल के प्रजनन का क्या उद्देश्य है, तो वहां पर आप लोग लिखेंगे कि चावल के प्रजनन का उद्देश्य हाई यील्ड, ठीक है, अधिक उपज भी चावल के प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद लिखेंगे इम्प्रूव क्वालिटी, तो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसका प्रजनन करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। और उसके बाद लिखेंगे रेसिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस जैसे हो गया ठंडा, सूखा, गर्मी, इन सभी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अर्ली मेच्योरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि धान का पूछा है तो लिखेंगे कि बिना नर्सरी के बुआई के लिए, मतलब डायरेक्ट सोइंग के लिए, मतलब जो धान का बीज होता है उसी से डायरेक्ट बुआई के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग सभी फसलों का लिखेंगे। मैंने जो भी लेक्चर कराया हुआ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर भी आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।